सो लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि हमने वेव इक्वेशन को क्लोज स्ट्रिंग्स के लिए सॉल्व किया था और हमने ये कहा था कि ओपन स्ट्रिंग्स का जो केस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसकी रीज़न ये है कि ओपन स्ट्रिंग्स के केस को डिस्कस करने के लिए हमें एक से ज़्यादा केसेस डिस्कस करने पड़ते हैं। तो अगर एक ओपन स्ट्रिंग है तो उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे जो बाउंड्री कंडीशंस लग सकती हैं वो दो हैं, या तो नॉयमन या तो डिरिचले। तो ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों ही एंड्स पे नॉयमन कंडीशंस हों, या दोनों ही एंड्स पे डिरिचले कंडीशंस हों, या एक एंड पे नॉयमन और एक एंड पे डिरिचले कंडीशंस हों। तो इन तीनों केसेस को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हमने एंड में, लास्ट वीडियो के एंड में ये कहा था कि जो क्लोज स्ट्रिंग्स के मोड्स हैं, यानी कि अल्फ़ा, टिल्डा और अल्फ़ा, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यानी कि एक को ज़ीरो कर सकते हो, दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपन स्ट्रिंग्स के केस में ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे कि जो ओपन स्ट्रिंग्स का केस है उसमें जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो एक एक्स्ट्रा कंडीशंस दे देती हैं इन अल्फाज के ऊपर। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो क्लोज स्ट्रिंग्स के लिए हमने इक्वेशन, जो मोड एक्सपेंशन लिखी थी, क्या वो ओपन स्ट्रिंग्स के केस में भी सही है? वेल, आंसर ये है कि ऑलमोस्ट सही है। उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि क्लोज स्ट्रिंग्स में, एक चीज़ जो कि क्लोज स्ट्रिंग्स में नहीं थी लेकिन ओपन स्ट्रिंग्स में थी। सो अगर आपको याद है तो हमने क्लोज स्ट्रिंग्स के केस में ये कहा था कि एक्स म्यू जो है वो सिग्मा प्लस 2 पाई पे जो होगा किसी भी टॉ के लिए वही सिग्मा पे होगा। तो ये चीज़ क्लोज स्ट्रिंग्स के लिए बिल्कुल प्लॉजिबल है। लेकिन ओपन स्ट्रिंग्स के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओपन स्ट्रिंग्स के दोनों, यानी कि जो सिग्मा इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है और जो सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई वाला पॉइंट है, कुछ लोग वैसे ओपन स्ट्रिंग्स के लिए जो है वो सिग्मा को 0 से लेकर पाई तक लेते हैं, लेकिन मैं 2 पाई तक ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है ओपन स्ट्रिंग्स के लिए, क्लोज स्ट्रिंग्स के लिए सेम थे। तो अगर आपको याद हो, आप पिछली वीडियोस में जाकर रिवाइंड देख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन का जो इम्प्लीकेशन था ओपन क्लोज स्ट्रिंग्स के लिए वो ये था कि ये जो लीनियर टर्म थी वो इस तरह से बन रही थी कि पी म्यू आर प्लस पी म्यू एल, यानी कि एल प्लस आर, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे टॉ से, और पी म्यू एल माइनस पी म्यू आर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे सिग्मा से। और हमने ये देखा था कि ये जो अभी मैंने कंडीशन लिखी थी, बल्कि मैं दोबारा लिख देता हूँ क्लोज स्ट्रिंग्स के लिए, इस स्ट्रिंग की इम्प्लीकेशन ये थी कि ये जो ये दूसरी वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये ज़ीरो होनी चाहिए, जिसका मतलब ये था कि पी म्यू एल और पी म्यू आर इक्वल होने चाहिए। और फिर हमने ये कहा था कि दोनों को अगर हम इक्वल कर दें पी म्यू के, तो ये जो टर्म है ये पी म्यू, तो 2 टाइम्स पी म्यू बन जाएगी। लेकिन अब ओपन स्ट्रिंग्स के केस में ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हम ये दोनों टर्म्स रखेंगे ओपन स्ट्रिंग्स के केस में, बाकी सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्लोज स्ट्रिंग्स जैसा है, क्योंकि वो बिल्कुल एक सोल्यूशन है वेव इक्वेशन की। तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस बाउंड्री कंडीशन में है या फिर कंटिन्यूटी कंडीशन में है, और ना कि वेव इक्वेशन में। तो ओपन स्ट्रिंग्स के लिए जो मोड एक्सपेंशन है वो कुछ यूँ है। वो है एक्स म्यू, डिपेंडेंट है टॉ और सिग्मा पे, एक्स म्यू नॉट, प्लस अभी दोनों टर्म्स आएंगी पी म्यू एल प्लस पी म्यू आर, टॉ पे डिपेंडेंट है ये, प्लस पी म्यू एल माइनस पी म्यू आर, और ये सिग्मा पे डिपेंडेंट है। और इसमें ये लास्ट समेशन वाली टर्म भी आएगी, जिसको मैं अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी है। राइट, अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम ये डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन लगाना शुरू करें एक ओपन स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट केस की, जो कि है नॉयमन कंडीशंस। सो नॉयमन कंडीशन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो सपोज़ करो कि मैं ना सिर्फ एक नोटेशनल पर्पसेस के लिए, सिग्मा स्टार का मतलब है कोई भी एक एंड पॉइंट। तो हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई। तो मैं इसको डिपिक्ट करूँ तो एक ओपन स्ट्रिंग के दो एंड पॉइंट्स हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई। तो जब मैं कहूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, उसका मतलब है कि मैं इन दोनों की मिला के बात कर रहा हूँ, ये किसी के लिए भी ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, ठीक है,
तो नॉयमन बाउंड्री कंडीशन जो थी वो ये थी कि जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा है एक्स का, वो वैनिश करना चाहिए किसी भी एक एंड पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है। नॉयमन कंडीशन का मतलब ये होगा कि ये बात दोनों के लिए ठीक है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू 0 के लिए भी और सिग्मा इक्वल टू 2 पाई के लिए भी। तो इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव वैनिश करना चाहिए इसके लिए भी, और जब सिग्मा जो है वो 2 पाई है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स म्यू का। तो एक्स म्यू का एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास। इसका डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो आप एक चीज़ देख सकते हो, मैं कुछ चीज़ें सिर्फ ह्यूरिस्टिकली बता दूं। इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा क्योंकि ये सिग्मा पर डिपेंड नहीं करता। इसका डेरिवेटिव होगा सिंपली ये पी म्यू एल माइनस पी म्यू आर। ठीक है, जब ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास ये माइनस आई एंड सिग्मा सामने आ जाएगा। माइनस आई जो होगा वो इस आई को कैंसिल कर देगा, एन जो है इस 1/n को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और दैट्स इट। दूसरी बात ये कि जब इस एक्सपोनेंशियल से डेरिवेटिव आएगा तो ये माइनस आई एन सिग्मा नहीं आ रहा बल्कि आई एन सिग्मा आ रहा है, तो वो इस आई को कैंसिल नहीं करेगा बल्कि उसके साथ मिलकर माइनस बनाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और 1/n तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैनिपुलेशंस हैं। इन मैनिपुलेशंस को यूज़ करके आप ये देख सकते हो कि सिग्मा म्यू एक्स, अभी मैं कोई सिग्मा की वैल्यू चूज़ नहीं कर रहा आर्बिट्ररी सिग्मा के लिए, एक ये टर्म आएगी, ये हमने देखा है। ठीक है, दूसरी टर्म जो आएगी वो है ये, प्लस आई नहीं आएगा क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है, 1/n भी नहीं आएगा, n इज इक्वल टू 0 माइनस मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। ठीक है, अब मैं सिग्मा इज इक्वल टू 0 चूज़ करता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू 0, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि ये एक्सपोनेंशियल जो हैं ये 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 1 हो जाते हैं तो क्या बनता है, 0 इज इक्वल टू दिस थिंग प्लस n इज इक्वल टू 0 माइनस। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि चूँकि ये 0 है, इसका मतलब है कि चूँकि आप ये भी देख सकते हो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक सीरीज़ लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल टॉ। ठीक है, तो इसकी हर टर्म वैनिश करनी चाहिए इंडिपेंडेंटली। ठीक है, क्योंकि ये एक फॉरियर सीरीज़ है। इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 0 होनी चाहिए, और इसका मतलब है कि ये सारे के सारे 0 होने चाहिए तमाम n के लिए, n when n इज़ नॉट 0 ऑब्वियसली। तो हमारे पास जो कंडीशंस आ रही हैं वो ये हैं, ये 0 है, जिसका मतलब फिर आगे से ये है कि पी म्यू एल इज़ इक्वल टू पी म्यू राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ 0 है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको याद हो तो क्लोज स्ट्रिंग्स के केस में मैंने ये कहा था, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि दीज टू आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों मोड्स जो हैं यानी कि अल्फ़ा टिल्डा और अल्फ़ा, ये इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ओपन स्ट्रिंग्स के केस में अभी हमने सिर्फ नॉयमन केस देखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, इनमें कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि ये नॉयमन केस में ठीक है। ठीक है, यानी कि हमें याद है कि ये क्लोज स्ट्रिंग्स में ठीक था, लेकिन ओपन स्ट्रिंग्स में भी नॉयमन केस में एटलीस्ट ये बात ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नॉयमन केस में मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को इक्वल रखूँ, यानी कि इन दोनों को इक्वल रखूँ। ठीक है, और इन दोनों को अगेन मैं पी म्यू के इक्वल कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि ये दोनों के दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। तो नॉयमन केस में मैं अगर वो लिखूँ एक्सपेंशन, तो वो कुछ यूँ बनती है कि इफ एक्स म्यू 0 प्लस 2 अल्फ़ा प्राइम पी म्यू एल और पी म्यू आर दोनों को मैंने पी म्यू कह दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि सिग्मा वाली टर्म फिर गई जिस तरह क्लोज स्ट्रिंग में जाती थी, यानी कि फिर चली गई, वैनिश हो गई है वो। और मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं अब कोसाइन के तौर पे लिख सकता हूँ।
अगर आप चाहो तो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इस तरह से कि इट्स 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ एन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। तो ये नॉयमन एक्सपेंशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम अभी तक हमने सिर्फ नॉयमन केस को डिस्कस किया है। अब हम इससे अगला जो कॉम्प्लिकेटेड केस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है डिरिचले केस, उसको डिस्कस करते हैं। सो डी केस, डी का मतलब है डिरिचले केस। सो डिफरेंस पहले कोई नहीं है, हमने वही काम करना है, लेकिन जो बाउंड्री कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। सो डिरिचले बाउंड्री कंडीशन है क्या? डिरिचले बाउंड्री कंडीशन ये होती है कि एट अ पर्टिकुलर एंड पॉइंट यू हैव अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स म्यू कर लो, इसको सी म्यू कर लो। चलो, दूसरी बात ये कि डिरिचले बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हुए मैं म्यू नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि मैं आई यूज़ करूँगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो डिरिचले बाउंड्री कंडीशंस हैं वो टाइम वेरिएबल पे नहीं लगती, वो सिर्फ टाइम डायरेक्शन में नहीं लगती हैं, सिर्फ स्पेस डायरेक्शंस में लगती हैं। और स्पेस डायरेक्शंस में हम जो म्यू है उसको हम आई लिखते हैं, या फिर कोई भी लैटिन अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ना कि ग्रीक अल्फ़ाबेट। इंस्टेंट टॉन्स में लगती हैं वैसे टाइम डायरेक्शन में, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अगर डिरिचले केस है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स पे कोई ना कोई वैल्यू है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स आई व्हेन सिग्मा इज़ 0 इज़ फॉर एग्जांपल सी आई, ठीक है। और एक्स आई व्हेन सिग्मा इज़ 2 पाई इज़ सम अदर थिंग कॉल्ड डी आई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें तो मुझे कोई डेरिवेटिव लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली एक्स की एक्सपेंशन अगर लिख दूँ सिग्मा इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि मैं ऊपर मैंने एक्सपेंशन लिखी हुई है एक्स की, ये एक्सपेंशन सारी की सारी ये, तो अगर मैं इसको सिग्मा इज इक्वल टू 0 पे लिख दूँ सिर्फ इस एक्सपेंशन को, तो देखते हैं क्या बनता है। सो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो एक्स आई टॉ एंड 0, सो इट्स एक्स आई 0, ठीक है। अच्छा, अब ये है पी आई, तो सारे के सारे म्यू जो है वो आई से रिप्लेस हो जाएंगे, एल प्लस पी प्लस पी आई आर टॉ, ठीक है, ये टॉ पे डिपेंडेंट है, प्लस आई अल्फ़ा प्राइम ओवर 2 समेशन एन इज इक्वल टू 0 1 ओवर एन। अच्छा, बिल्कुल पहले की तरह ये, और अब एक्सपोनेंशियल में चूँकि एक्सपोनेंशियल के अंदर 0 आ रहा है क्योंकि सिग्मा 0 है, तो वो 1 हो जाएंगे लाइक दिस। और ये जो है ये इक्वल है सम कांस्टेंट के, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, ये तो ऑब्वियसली एक फॉरियर एक्सपेंशन है, ठीक है, इन द वेरिएबल टॉ, ठीक है। ये जो राइट साइड पे लिखी हुई है इसको भी आप फॉरियर एक्सपेंशन के तौर पे देख सकते हो, बिकॉज इसमें अब इस तरह देखो कि इसमें कांस्टेंट टर्म है, लेकिन बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, लीनियर टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, वो सारी 0 हैं। तो इनफैक्ट आप दो फॉरियर एक्सपेंशंस को कंपेयर कर रहे हो कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर आप ये करते हो तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल है, ठीक है। जो लीनियर टर्म्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन दूसरी साइड पे तो कोई लीनियर टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो लीनियर टर्म होगी वो 0 है। दूसरी बात ये कि ये जो जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये 0 हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे कोई एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी नहीं है। और फिर ये लास्ट इक्वेशन जो है, ये दोनों में मैंने टिल्ड डाल दिए, लास्ट जो है इसका मतलब है ये। तो अब आप देखो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉयमन केस से। यहाँ पे डिरिचले में ये एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, ठीक है, अल्फाज। और नॉयमन केस में अगर आपको मैं याद कराऊँ तो नॉयमन केस में ये दोनों जो थे ये एक दूसरे के इक्वल थे, ठीक है। तो रिलेशनशिप अभी भी है दोनों के बीच में, लेकिन रिलेशनशिप बदल चुका है क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस बदल चुकी हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे करूँ जो मैंने अभी पीछे ग्लॉस ओवर कर दी, वो ये है कि मैंने नॉयमन केस में सिर्फ ये बाउंड्री कंडीशन चेक की है, ये इम्पोज़ की है, मैंने दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन तो इम्पोज़ भी नहीं की है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन इम्पोज़ करो तो कोई नई चीज़ नहीं मिलती है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिग्मा को 2 पाई रखते हो तो ये अभी भी 1 होंगे और आपको अभी भी यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन डिरिचले में ऐसा नहीं है, डिरिचले केस में आपको दोनों बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज़ करने के लिए मुझे एक्स की एक्सपेंशन लिखनी पड़ेगी व्हेन सिग्मा इज़ 2 पाई, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। तो अगर मैं ये एक्सपेंशन लिखूँ व्हेन सिग्मा इज़ 2 पाई, तो पहली जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, राइट। और अब दोनों टर्म्स आएंगी, टॉ और सिग्मा दोनों टर्म्स।
तो टॉ वाली टर्म जो है वो तो अभी भी ये है, ठीक है, लेकिन ये टर्म नहीं आएगी बिकॉज ये सम ज़ीरो है, ये हम देख चुके हैं सम ज़ीरो है, ठीक है, तो इसलिए टॉ वाली टर्म नहीं आएगी। तो जो सिग्मा वाली टर्म है वो तो आएगी, वो है पी आई एल माइनस पी आई आर सिग्मा, ठीक है। अच्छा, प्लस आई, और आप देख सकते हो कि इस टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें सिग्मा को चाहे आप 0 रखो या 2 पाई रखो, एक्सपोनेंशियल जो हैं वो हमेशा 1 हो जाते हैं। लेकिन ये सब इक्वल है डी आई के, तो ये मैंने अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज़ की है, ये वाली, ठीक है। ओके, अब अगर ये बात सही है तो अच्छा, पहली बात तो ये कि चूँकि ये दोनों जो हैं इनका सम ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये करूं कि मैं पी आई एल को कह दूं पी आई सिंपली, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पी आई आर है वो होगा माइनस पी आई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इनका डिफरेंस है, यानी कि पी आई एल माइनस पी आई आर, ये सिंपली बन जाएगा 2 टाइम्स पी आई, ठीक है। ओके, सो ये चूँकि 2 टाइम्स पी आई है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स पी आई, बिकॉज यहाँ पे इनका डिफरेंस मौजूद था, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब अगेन मैं इन दोनों फोरियर एक्सपेंशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या बनता है, तो अगेन जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो सेम होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये सिग्मा को 2 पाई लिखना था, मैंने यहाँ पे सिग्मा लिख दिया, सो इट विल बी 4 पाई पी आई, तो कांस्टेंट टर्म ये बनेगी। अब ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल पहले की तरह है, कोई नई बात नहीं दे रहा हमें, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। हमने ये देखा था पीछे से कि ये जो एक्स आई है ये सी आई के इक्वल है, ठीक है, तो वो हम यहाँ यूज़ करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास कुछ यूँ बनता है कि सी आई प्लस 4 पाई पी आई इज़ इक्वल टू डी आई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पी आई है ये है डी आई माइनस सी आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो दूसरी कंडीशन से हुआ ये है कि पहली कंडीशन से हमें एक्स आई मिला था, एक्स आई नॉट, दूसरी कंडीशन से हमें पी आई मिला है कि वो क्या है, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन है एक्स की वो अब कुछ इस तरह से बनेगी। अब मैं लिखने लगा हूँ एक्सपेंशन ऑफ एक्स फॉर आर्बिट्ररी सिग्मा, ठीक है। तो एक्स आई थॉ सिग्मा, सो सबसे पहले आता था एक्स आई नॉट, लेकिन वो तो हमें पता लग गया कि वो है सी आई, ठीक है। उसके बाद आता था पी आई एल प्लस पी आई आर टॉ, लेकिन हमें पता है कि ये सम जो है ये 0 है, ये हमने देखा था, ये देखो ये सम 0 है, ठीक है, तो ये टर्म आएगी ही नहीं अब, ठीक है। इसके बाद आता था पी आई एल माइनस पी आई आर सिग्मा, लेकिन इसको मैंने दिखाया था कि ये है, ये पी आई है, मैंने रीनेम कर दिया था। और पी आई क्या है, पी आई है ये, तो 2 टाइम्स पी आई क्या होगा, 2 टाइम्स पी आई होगा ये, तो डी आई माइनस सी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये सारे का सारा मल्टीप्लाई होगा सिग्मा से। तो अब देखो इस पर सिग्मा वाली टर्म आ रही है, ये क्लोज स्ट्रिंग्स में कभी भी नहीं आती थी ये वाली टर्म। दूसरी चीज़ ये कि अगर डी और सी इक्वल है तो सिग्मा वाली टर्म नहीं आएगी, ठीक है। ओके, और जो बाकी सब कुछ रह गया है उसमें हमें सिर्फ ये पता है कि ये दोनों जो अल्फ़ा टिल्डा और अल्फ़ा हैं एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, तो इसको यूज़ करके मैं इसको अब यूँ लिख सकता हूँ 1 सिग्मा म्यू अल्फ़ा टिल्डा म्यू एन, और जो एक्सपोनेंशियल्स होंगे, इसको इस तरह लिखो, एक्सपोनेंशियल इस तरह लिखे जा सकते हैं अब, ठीक है, माइनस दिस थिंग। और अगेन अगर आप चाहो तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो कि इसको आप डिवाइड करो 2i से और मल्टीप्लाई करो 2i, तो ये बनता है कुछ इस तरह से, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मैं समेशन साइन भूल गया हूँ, इट्स नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और ये जो है ये बनता है साइन, सो साइन ऑफ एन सिग्मा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन है ओपन स्ट्रिंग के लिए, अगर तो डिरिचले
बाउंड्री कंडीशंस यूज़ कर रही की हैं आपने, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख दूँ, नहीं सिंप्लीफाइड कह रहा हूँ सॉरी, थोड़ा क्लियर लिख दूँ। तो लास्ट केस जो है वो है कि एक बाउंड्री कंडीशन डिरिचले है और एक बाउंड्री कंडीशन जो है वो नॉयमन है। तो उससे क्या मिलता है हमें? सो इसको आप कह सकते हो नॉयमन डिरिचले केस, ठीक है। सो इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब सपोज़ करो कि इस पहले बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या पहले वो देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो कि जो सिग्मा इज इक्वल टू 0 पे नॉयमन कंडीशन है और सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई पे आपने कोई कांस्टेंट रखा हुआ है सी आई फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ये जो पहली वाली बाउंड्री कंडीशन है ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि नॉयमन केस में हमने पहली बाउंड्री कंडीशन देखी थी और हमने ये देखा था कि उस बाउंड्री कंडीशन की वजह से जो चीज़ें होती हैं वो एक तो ये है, अगर आप पिछली जगह देख ही लो, चलो देखते हैं पिछली जगह क्या था। तो इस बाउंड्री कंडीशन से हमें दो चीज़ें मिली थी। एक तो ये मिला था कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे रिप्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो हमें क्या कहती है। वो हमें इससे कुछ इस तरह से कहती है, बल्कि एक मिनट, ये कहती है कि इसको यहाँ भी आई यूज़ कर लेते हैं, बेहतर है। तो PIL इज़ इक्वल टू PIR, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। और दूसरी चीज़ ये आई थिंक मैंने यहाँ पे म्यू यूज़ किया हुआ है, ये आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये बाय मिस्टेक आई थिंक म्यू यूज़ हुआ है यहाँ पे, ये हर जगह आई है। ओके तो दूसरी जो दूसरी हमें कंडीशन मिली थी वो ये थी कि ये दोनों जो हैं ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये अभी भी सही बात है, यह बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो इन कंस्ट्रेंट्स के मद्देनज़र और इन दोनों को हम अगेन PI कह सकते हैं बिल्कुल पहले की तरह। तो जो एक्सपेंशन बनती है x की वो क्या बनती है? आई थिंक मैंने x पे तो म्यू नहीं यूज़ किया हुआ, नहीं किया हुआ, ओके। सो टॉ एंड सिग्मा, सो ये बनता है XI म्यू 0 प्लस 2 अल्फ़ा प्राइम PI टॉ। और अब देखो सिग्मा वाली टर्म नहीं आ रही, बिकॉज सिग्मा वाली टर्म में PIL माइनस PIR आता है, लेकिन वो 0 है, ठीक है। और ये आनी है टर्म, सो 1/n अल्फ़ा, सॉरी फिर अगेन म्यू लिख रहा हूँ मैं, सो माइनस आई सिग्मा प्लस आई सिग्मा और ये है माइनस आई टॉ, राइट। तो ये मैंने एक तरह से अभी कह सकते हो कि मैंने ऑलरेडी ये वाली कंडीशन लगा दी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि इस कंडीशन से मिलता है क्योंकि हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है वो। अच्छा अब एक काम करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन लगाते हैं और देखते हैं उससे होता क्या है। तो दूसरी वाली कंडीशन ये कह रही है कि जब सिग्मा जो है वो 2 पाई है तो ये सारे के सारे कांस्टेंट के इक्वल है। अच्छा अब इसमें जो डिफरेंस होगा ना वो ये है कि मैं इसको पहले ही ना इस चीज़ को लिखता हूँ कॉस की टर्म्स में। सो दिस थिंग इज़ ऑब्वियसली 2 टाइम्स द कोसाइन ऑफ n सिग्मा, सो 2 टाइम्स द कोसाइन ऑफ n सिग्मा। उसे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये पहले भी कर सकते थे अब, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये करना बड़ा कन्वीनियंट है। तो अब अगर मैं सिग्मा को रख दूँ 2 पाई, और ये थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा टेंशन दे रहा हूँ। सो क्या बनता है, ये 2 पाई जब बनेगा तो ये है XI 0 प्लस 2 अल्फ़ा प्राइम PI टॉ। ओके टॉ पे तो कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन। सो सिग्मा n इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2/n अल्फ़ा प्राइम IN कॉस 2 पाई n। अब ये हो सकता है कि आप सोच रहे हो n तो एक इंटीजर है, तो 2 पाई n जो है कॉस ऑफ 2 पाई n वो तो 1 होता है, तो मैं 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे? एक रीज़न है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये होना चाहिए इक्वल CI के, ये जैसे कि मैंने कंडीशन लिखी थी ऊपर ये वाली, ठीक है। अब अगर मैं नाइवली कंपेयर करूँ इन दोनों सीरीज़ को
तो देखते हैं क्या बनता है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जो टॉ के वो है क्या कहते हैं उसको, टॉ में लीनियर जो टर्म है यानी कि पी आई वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि ये वाली चीज़ है ये भी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन कॉस ऑफ 2πn तो 1 है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तमाम के तमाम ऑसिलेटर्स वैनिश करते हैं। वेल, अगर तमाम ऑसिलेटर्स जो टिल्डा वाले वैनिश करते हैं तो हमने ऊपर तो ये देखा था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा टिल्डास भी वैनिश कर जाते हैं, अल्फ़ाज भी वैनिश कर जाते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की कोई ऑसिलेशंस ही नहीं है अगर तो ये नॉयमन डिरिचले बाउंड्री कंडीशंस यूज़ की जाएं, यानी कि कोई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है वेव इक्वेशन की। ऐसा नाइवली लगता है, लेकिन एक चीज़ जिसको हम ग्लोस ओवर कर गए हैं वो ये है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस बचाने के लिए, यानी कि हम चाहेंगे अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस हों स्ट्रिंग्स की, तो अगर हम इस चीज़ को ज़ीरो कर दें, कॉस ऑफ 2πn को, हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये ज़ीरो तो नहीं है, अगर किसी तरह से कर दें, अगर किसी तरह से ज़ीरो इसको, तो फिर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस हो सकती हैं। तो ये ज़ीरो कब होगा? ये ज़ीरो तब होगा, यानी कि कॉस ऑफ 2πn ज़ीरो तब होगा अगर n जो है, यानी कि 2πn जो है ये दरअसल एक ऑड मल्टीपल है 2π का, सॉरी ऑड मल्टीपल है पाई का, ठीक है। तो ऑड सपोज करो 2k+1, जहाँ पे k एक इंटीजर है, ऑफ पाई का, ठीक है। अगर ये ऐसा है, याद रखोगे k एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 2k+1/2 या फिर n+1/2। इसका मतलब है कि n एक इंटीजर नहीं है, इट हैज़ टू बी, बिकॉज अगर n एक इंटीजर होता तो फिर तो कॉस ऑफ 2πn कभी भी ज़ीरो नहीं होता। लेकिन अगर n एक हाफ इंटीजर है, ठीक है, तब हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हो सकती हैं स्ट्रिंग्स की, ठीक है। सो इसका मतलब इसका ये है कि जो x की एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरह से जाएगी कि इट्स n सिग्मा ओके, लेकिन n जो है वो अब एक इंटीजर नहीं है, बल्कि इसको हम ऐसे लिखेंगे n इज़ k प्लस या फिर z+1/2। z+1/2 का मतलब है कि कोई इंटीजर प्लस 1/2, तो n एक हाफ इंटीजर है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो है ये तो ऑब्वियसली सी आई होना चाहिए और ये ज़ीरो होना चाहिए, तो कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए इसका, तो कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो नॉन ट्रिवियल बात है वो ये है कि n अब एक इंटीजर नहीं है बल्कि एक हाफ इंटीजर है, तो ये होता है नॉयमन डिरिचले सेक्टर के अंदर। सो इस वीडियो में हमने ओपन स्ट्रिंग्स को की मोड एक्सपेंशन को डिफरेंट केस बाय केस स्टडी किया है, और हमने देखा है कि डिफरेंट केसेस में जो कंडीशंस लगती हैं स्ट्रिंग्स के मोड्स के ऊपर, यानी कि अल्फ़ा टिल्डा और अल्फ़ाज के ऊपर, वो डिफरेंट है। जो ज़रूरी बातें हैं वो एक में सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होते हैं, बिकॉज उसमें अल्फ़ा टिल्डा और अल्फ़ा जो हैं वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बिहेवियर है स्ट्रिंग का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है अगर आप बाउंड्री कंडीशंस को चेंज करो। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो नॉयमन डिरिचले केस है उसमें तो इतना बड़ा चेंज आ गया कि जो n है वो अभी इंटीजर्स भी नहीं है, वो क्या है, हाफ इंटीजर्स है, राइट। तो क्या कहते हैं, अब हमने वेव इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है ओपन स्ट्रिंग्स के लिए भी और क्लासिकली सॉल्व कर लिया है ओपन स्ट्रिंग्स के लिए भी सॉरी, और क्लोज स्ट्रिंग्स के लिए भी। अब हम ये करेंगे अगले वीडियो से कि हमने अब ये करना है कि जो कंस्ट्रेंट्स हमने देखे थे, हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स ड्राइव किए थे, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, एक ये है और एक ये है। इन कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ द मोड्स, राइट, जो यानी कि अल्फ़ा टिल्डा और अल्फ़ा के टर्म्स में। तो ये हम देखेंगे अगली वीडियो से और देखेंगे कि क्या कहते हैं इन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ मोड्स। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय।